हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कुछ ऐसे ज़बरदस्त साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको हैरान कर देंगे। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग से लेकर अर्ली यूनिवर्स के ब्लैक होल तक हर टॉपिक आज हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसा कंप्यूटर सोचिए जो इंसान की तरह सोच सके। यह है न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग। क्या यह सच हो सकता है? हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने क्या ज़बरदस्त खोज की है, आप बिल्कुल बेहतर समझ जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है अगर कंप्यूटर्स इंसान के दिमाग की तरह सोच सके, सीख सके, तो दुनिया कैसी होगी? स्वागत है न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग की दुनिया में, एक ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर के काम करने का तरीका बिल्कुल बदल रहा है। न्यूरोमॉर्फिक चिप्स इंसानी दिमाग के न्यूरॉन की तरह काम करते हैं, जो उन्हें ट्रेडिशनल कंप्यूटर से अलग बनाते हैं। जहां नॉर्मल कंप्यूटर फिक्स रूल फॉलो करते हैं, न्यूरोमॉर्फिक चिप्स काफ़ी स्मार्ट होते हैं और कॉम्प्लेक्स कामों को बहुत इफिशिएंट तरीके से सॉल्व करते हैं। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा है एनर्जी क्षमता। ट्रेडिशनल कंप्यूटर के मुकाबले ये चिप काफ़ी कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं और ये चिप रियल टाइम में सीख भी सकते हैं और अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे हम अपने आसपास देखकर सीखते हैं, वैसे ही ये चिप अपने आसपास से सीखते हैं। इमेजिन करो रोबोटिक्स, ऑटोनमस व्हीकल्स और मेडिकल डिवाइस जैसे फील्ड में इन चिप का कितना बड़ा रोल हो सकता है। सोचिए एक सेल्फ ड्राइविंग कार जो ट्रैफिक के रियल टाइम को समझकर सही डिसीजन ले सकती है। ये फ्यूचर सच में करीब है। अब हम बात करेंगे नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST की एक्साइटिंग डिस्कवरी के बारे में। JWST ने हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर बिल्कुल दूर के एरिया का ऑब्जर्वेशन किया है। ये एरिया इतना दूर है कि इसे एक्सट्रीम आउटर गैलेक्सी कहा जाता है। चलो देखते हैं इसके मिशन के बारे में। हमारे पृथ्वी मिल्की वे के सेंटर से 26,000 लाइट ईयर दूर है, लेकिन JWST ने इस बार 58,000 लाइट ईयर दूर का एरिया ऑब्जर्व किया है। ये जगह मिल्की वे के प्रारंभिक दिनों की तरह है और ये सितारों के निर्माण के बारे में नई जानकारी दे सकती है। JWST ने अपनी पावरफुल कैमराई, नियर इंफ्रारेड कैमराई और मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट का यूज करके 2 मोलिकुलर क्लाउड्स का ऑब्जर्वेशन किया है। इन क्लाउड को डिगल क्लाउड 1 और 2 कहा जाता है। इन क्लाउड्स में नए तारे तेजी से बन रहे हैं। JWST ने कुछ ज़बरदस्त डिस्कवरी की है। जैसे पहली डिस्कवरी थी प्रोटो स्टार। ये बहुत यंग स्टार होते हैं जो अब तक अपने अंदर हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट नहीं कर पाई है, यानी ये स्टार अभी तक अपनी फुल डेवलपमेंट तक नहीं पहुंची है। दूसरी डिस्कवरी थी जेट और आउटपोल। बहुत से स्टार्स अपने पोल से मटेरियल के जेट छोड़ रहे हैं, जैसे स्पेस में कुछ शूट हो रहा हो। तीसरी डिस्कवरी थी निबुलर स्ट्रक्चर। एक क्लाउड के अंदर कुछ स्पेसिफिक शेप और स्ट्रक्चर के देखे गए जो स्टार बनने में मदद करते हैं। ये सब इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये हमें बताता है कि मिल्की वे के दूर वाले किनारों पर स्टार्स कैसे बन रहे हैं और ये हमें गैलेक्सी के शुरू के टाइम के बारे में भी क्लू देता है। इस डिस्कवरी से हम समझ पाए हैं कि JWST कितना पावरफुल है और स्पेस के बारे में हमें कितना अमेजिंग इंफॉर्मेशन दे सकता है, और ये तो बस शुरुआत है। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर हम हवा से खाना बना सके? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? लेकिन ये हकीकत बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए प्रोटीन और विटामिन में बदल देती है, और वो भी नवीकरणीय एनर्जी का इस्तेमाल करके। वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि ये जानकारी आपकी सोच बदल सकती है। तो ये शानदार टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? असल में ये 2 प्रक्रिया में होती है। पहले स्टेज में एक खास बैक्टीरिया जिसे थर्मो एनरोबैक्टर कीवी कहते हैं, हाइड्रोजन और CO2 को एसीटेट में बदलता है। एसीटेट एक प्रकार का सिरका होता है
फिर दूसरे स्टेज में एक यीस्ट सैक्रोमाइसेस सेरेसिया या बैक्स यीस्ट कहा जाता है। एसीटेट और ऑक्सीजन से प्रोटीन और विटामिन B9 यानी फोलेट बनाता है। अब सवाल आता है, एनर्जी कहाँ से आती है? इस पूरी प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी को बिजली के जरिए डिवाइड करके प्राप्त होता है और ये बिजली स्वच्छ एनर्जी स्रोत जैसे पवन एनर्जी से उत्पन्न होती है। यानी इस प्रक्रिया में इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होती। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए ही नहीं बल्कि हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जो यीस्ट इस प्रक्रिया में प्राप्त होता है उसमें प्रोटीन का स्तर बीफ, मछली और दालों से भी ज़्यादा होता है। सिर्फ 85 ग्राम यीस्ट आपकी दैनिक प्रोटीन की ज़रूरत का 61% पूरा कर सकता है और केवल 6 ग्राम यीस्ट में विटामिन B9 की आपकी पूरी दैनिक आवश्यकता हो सकती है। अब ज़रा सोचिए, अगर हम इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर हवा और पानी से भोजन बना सकें तो हमें खेती करने के लिए ज़मीन की ज़रूरत नहीं होगी। इससे न सिर्फ हमारी फूड सुरक्षा में मदद मिलेगी बल्कि इन्वायरमेंट को भी बचाया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी से ग्लोबल लेवल पर भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और पब्लिक हेल्थ में भी सुधार हो सकता है। तो दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी भविष्य में हमारे भोजन की प्लेटों पर बड़ा बदलाव ला सकती है। दोस्तों, यूनिवर्स की गहराई में क्या छिपा है? नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से साइंटिस्ट ने वो पाया जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। प्रारंभिक यूनिवर्स में पहले से कई ज़्यादा ब्लैक होल पाए गए। तो आइए इस अद्भुत खोज को आसान भाषा में समझते हैं। ब्लैक होल यानी यूनिवर्स के वो एरिया जहाँ ग्रेविटी इतना पावरफुल होता है कि वहाँ से कुछ भी, यहाँ तक कि लाइट भी बाहर नहीं निकल पाती। ये उस चीज़ को निगल लेती है जो इनके रास्ते में आती है। लेकिन सवाल ये है, प्रारंभिक यूनिवर्स में ये ब्लैक होल कहाँ से आए? बिग बैंग के तुरंत बाद जब यूनिवर्स का निर्माण हो रहा था उस समय कई ब्लैक होल बने। ये वैज्ञानिक को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर इन ब्लैक होल्स का विकास इतनी तेज़ी से कैसे हुआ। यहाँ पर नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इसने यूनिवर्स की गहराई में फ़ोटो ली जिन्हें हम हबल अल्ट्रा डीप फील्ड के नाम से जानते हैं। इन फोटोग्राफ में साइंटिस्ट ने देखा कि कुछ गैलेक्सी की चमक अजीब ढंग से बदल रही थी और ये संकेत थे कि वहाँ पर ब्लैक होल मौजूद है। अब तक के सबसे अद्भुत निष्कर्षों में से एक ये है कि प्रारंभिक यूनिवर्स में अनुमान से कई ज़्यादा ब्लैक होल थे। इससे ये पता चलता है कि या तो ये सुपर मैसिव ब्लैक होल बहुत जल्दी बने थे या फिर बहुत तेज़ी से बढ़े थे। इस खोज का मतलब सिर्फ ब्लैक होल की नंबर से नहीं, इसका मतलब ये है कि गैलेक्सी का विकास और उनका लाइफ साइकिल भी ब्लैक होल के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। अगर हम इन ब्लैक होल के विकास को समझ पाते हैं तो शायद हम ये समझ सकें हमारा यूनिवर्स कैसे बना और कैसे विकसित हुआ। ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स के अनसॉल्व्ड मिस्ट्री में से एक है। जैसे जैसे हम इनकी संख्या और इनके विकास को समझते हैं वैसे वैसे हम अपने यूनिवर्स के गहरे मिस्ट्री से पर्दा उठा रहे हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी पावर जो हमारे पूरे यूनिवर्स के समझ को बदल दे, एक ऐसी रहस्यमय पावर जो हमारे यूनिवर्स के जन्म और इसके विस्तार समझने के तरीके को पलट कर रख दे। ये पावर इतनी गहरी और अजीब है कि ये दो बड़े कॉस्मिक मिस्ट्री को सॉल्व करने का संकेत देती है। इस पावर का नाम है अर्ली डार्क एनर्जी यानी EDE। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं इस पजल भरे रास्ते पर। सबसे पहले पजल जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो है हबल टेंशन। क्या आप जानते हैं ये क्या है? हबल टेंशन एक अजीब तरीके से अलग अलग एक्सपेंसिव रेट को दिखाता है। एक तरफ कुछ ऑब्जर्वेशन कहती है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन रेट ज़्यादा है, जबकि दूसरी तरफ से ये दिखाया जाता है कि ये रेट कम है। ये अंतर हमें अंडरस्टैंडिंग में एक बड़ा फ़र्क पैदा करता है। इस क्वांटिटी मेजरमेंट को हबल टेंशन कहा जाता है। यहीं पर अर्ली डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट काम में आता है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि EDE यूनिवर्स के शुरुआती दिनों में उसकी एक्सपेंशन को एकदम तेज कर रही थी। अगर ये सच है
तो शायद EDE ही हबल टेंशन के पीछे का राज हो। ये समझना है कि पहले दिनों में ये एनर्जी कैसे काम करती थी हमें यूनिवर्स की असली एक्सपेंशन रेट को समझने में मदद दे सकती है। अब दूसरी पजल का सामना करते हैं। ये है यूनिवर्स के प्रारंभिक दिनों में गैलेक्सी का विकास। स्टैंडर्ड मॉडल के हिसाब से इतना ज़्यादा और इतनी चमकदार गैलेक्सी इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए थी जितना हम अब देख रहे हैं। स्टैंडर्ड मॉडल तो कहता है कि ये गैलेक्सी इतनी जल्दी नहीं बन सकती थी। EDE के इफेक्ट की वजह से गैलेक्सी का तादाद और उनका विकास शुरू में ही बढ़ सकता है। इसका मतलब ये है कि अर्ली डार्क एनर्जी यूनिवर्स के शुरुआती दिनों में एक खास रोल प्ले कर रही थी। तो अर्ली डार्क एनर्जी एक ऐसी छुपी हुई ताकत थी जो सिर्फ शुरू के कुछ वक्त के लिए एक्टिव थी। उसके बाद ये एनर्जी गायब हो गई, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना गहरा था कि ये हमारी यूनिवर्स के विकास और एक्सपेंशन को एक नए नज़रिए से देखने की सोच देती है। हबल टेंशन और रिपायर्ड गैलेक्सी फॉर्मेशन जैसे मिस्ट्री को सॉल्व करने में EDE का सबसे बड़ा क्लू हो सकता है। तो क्या लगता है आपको, ये पजल सॉल्व हो सकता है? तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, नासा के ऑब्जर्वेशन और नए डिस्कवरी हमारे यूनिवर्स के बारे में हमें बेहतर समझ दे रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।